एक 5 फुट 6 इंच लंबी महिला सिर्फ 12 इंच पानी में बिना कोई भी आवाज के कैसे डूब सकती है? आज हम इसी बिल्कुल नामुमकिन से लगने वाले सवाल से शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल। और तारीख थी 24 फरवरी 2018, दुबई का जुमेराह एमिरेट्स टावर्स होटल और उसका कमरा नंबर 2201। हाँ, और बाहर एक शानदार शादी का जश्न चल रहा था, लेकिन उस बंद दरवाजे के अंदर महज कुछ ही पलों में भारत की पहली महिला सुपरस्टार का अंत हो गया। 5 दशकों तक सिनेमा पर राज करने वाली श्रीदेवी उस कमरे के बाथटब में मृत पाई गई। तो इस गहरे विश्लेषण में हमारा जो मिशन है वो बहुत साफ और एकदम तेज रफ्तार वाला है। बिल्कुल, हमें 2026 के फोरेंसिक डेटा और उन अनकही बातों को खंगालना है जो मीडिया के शोर में कहीं दब गई। क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंटल ड्राउनिंग था या इन सबूतों में कुछ और ही राज छिपे हैं? देखिए, इस घटना को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस विज्ञान और उस भौतिकी को समझना होगा जो बाथटब के उस मंजर से जुड़ा है। सही कह रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को तो यही बताया गया कि ये एक हादसा था। हाँ, लेकिन जब हम इस घटना की परतों को फोरेंसिक नजरिए से खोलते हैं तो सबसे बड़ा विरोधाभास उस 12 इंच पानी और शरीर की अवस्था के बीच नजर आता है। और यहीं से हमें उस दिन के आखिरी 48 घंटों को डिकोड करना होगा, क्योंकि जो अजीब भौतिक सबूत मिले वो घटना से पहले के उनके बर्ताव से काफी मेल खाते हैं। मतलब शादी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद बोनी कपूर और खुशी मुंबई वापस आ गए थे। हाँ, लेकिन श्रीदेवी ने दुबई में ही रुकने का फैसला किया, वो भी बिल्कुल अकेले। और रिपोर्ट्स ये साफ बताती हैं कि वो अगले 2 दिनों तक अपने होटल रूम से बाहर ही नहीं निकली। कमरा नंबर 2201 में 2 दिन तक अकेले रहना, ये बात अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। बिल्कुल। और उस अकेलेपन के बाद आता है 24 फरवरी की शाम का वो सरप्राइज विजिट। शाम के करीब 5:30 बजे बोनी कपूर वापस दुबई पहुंचते हैं। दो लम्ही मुलाकात होती है, 15 मिनट तक बातचीत चलती है और फिर श्रीदेवी एक डिनर डेट के लिए तैयार होने के लिए बाथरूम चली जाती हैं। 15 मिनट गुजरते हैं, 30 मिनट गुजरते हैं, बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। और फिर जब दरवाजा तोड़ा जाता है तो शरीर बाथटब में डूबा हुआ मिलता है। जरा इस स्थिति की भौतिकी यानी फिजिक्स पर आते हैं। 12 इंच पानी, एक इंसान के घुटने तक भी शायद ये पानी ना आए। हाँ, किसी वयस्क इंसान का बाथटब के इतने कम पानी में डूब जाना वैसा ही है जैसे कोई जानबूझकर एक बहुत उथले बच्चों के पूल में अपना सिर डुबोले और बाहर ना निकाले। सही कहा। और अगर कोई इंसान अचानक से बेहोश होता है या उसे चक्कर आता है तो शरीर का संतुलन बिगड़ता है। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई उसमें शरीर फेस डाउन यानी मुंह के बल पानी में मिला था। एक बेहोश शरीर अपने आप मुंह के बल कैसे टिका रह सकता है? इसे समझने के लिए हमें पानी के उछाल यानी बायंसी के सिद्धांत को देखना होगा। इंसानी शरीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी है, लेकिन हमारे फेफड़े हवा से भरे होते हैं। जब कोई शरीर पानी में जाता है तो वो फेफड़े गुब्बारों की तरह काम करते हैं। अच्छा, वो शरीर के ऊपरी हिस्से को प्राकृतिक रूप से ऊपर की तरफ यानी सतह पर धकेलते हैं। एक बेहोश शरीर को 12 इंच पानी में मुंह के बल टिकाए रखने के लिए उस प्राकृतिक उछाल के खिलाफ एक लगातार बाहरी दबाव की जरूरत होती है। बिल्कुल। एक सेकंड, इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान बस गिरकर बेहोश हो जाए तो उसके फेफड़ों की हवा उसे अपने आप ऊपर की तरफ कर देगी? हाँ, विज्ञान तो यही कहता है। अगर ऐसा है तो फेस डाउन पोजीशन में मिलने का मतलब है कि या तो वो जानबूझकर खुद को नीचे दबाए हुए थी, जो कि बेहोशी की हालत में नामुमकिन है, या फिर कोई और चीज थी जो इस बयानसी को रोक रही थी। तो इसी विज्ञान को ध्यान में रखते हुए केरल के डीजीपी ऋषिराज सिंह ने फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर उमादाथन के हवाले से एक बहुत अहम बात कही थी। हाँ, उनका फोरेंसिक अनुभव कहता था कि एक इंसान तब तक 1 फुट पानी में नहीं डूब सकता जब तक कोई उसके दोनों पैर पकड़कर उसका सिर पानी में न डुबो दे। और डॉक्टर उमादाथन भारत के सबसे बेहतरीन फोरेंसिक सर्जन्स में से एक माने जाते थे। बिल्कुल। और उनका यह बयान सीधे तौर पर बयानसी के उसी सिद्धांत की तरफ इशारा कर रहा था कि बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के वो अवस्था अस्वाभाविक है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है जो अक्सर सामने आता है, नशा। फोरेंसिक रिपोर्ट में उनके खून में शराब के अंश मिलने की बात कही गई थी। अगर शरीर में शराब हो तो इंसान का अपने मोटर स्किल्स यानी शरीर के मूवमेंट पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शराब के नशे की वजह से वो संतुलन खो बैठी हो? देखिए, ये तर्क सुनने में सही लगता है, लेकिन ये कहानी के एक और बड़े विरोधाभास से टकराता है। वो क्या? उनके करीबी दोस्तों का बहुत दृढ़ता से यह दावा था कि श्रीदेवी को शराब पीने की कोई आदत नहीं थी। अच्छा, हाँ, अगर एक महिला जो शराब नहीं पीती उसके खून में अचानक शराब पाई जाती है तो जांचकर्ताओं के सामने 2 ही संभावनाएं बचती हैं। या तो उन्होंने उस रात अचानक अपनी आदत के खिलाफ जाकर शराब पी ली, या फिर किसी मेडिकल इंटरैक्शन जैसे किसी दवा और थोड़ी सी शराब ने मिलकर एक घातक असर किया हो। या फिर एक तीसरी संभावना जो दोस्तों के बयानों और फोरेंसिक असंगतियों के बीच से निकलती है कि क्या उन्हें जबरदस्ती शराब पिलाई गई या उन्हें पहले ही अचेत कर दिया गया था। बिल्कुल, क्योंकि अगर वो होश में थी और अचानक पानी में गिरी तो एक और विज्ञान का नियम यहाँ लागू होता है, और वो है इंसान का सर्वाइवल रिफ्लेक्स। हाँ, दुबई के होटल स्टाफ का बयान था कि उस रात कमरा नंबर 2201 टू क्वाइट यानी बहुत ज्यादा शांत था, कोई आवाज नहीं आई। इस टू क्वाइट वाले पहलू को बायोलॉजिकल नजरिए से समझना बहुत जरूरी है। जब पानी इंसान के वोकल कॉर्ड्स यानी गले की नलियों से टकराता है तो शरीर में लैरिंगोस्पाज्म होता है। ये एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया है ना? हाँ, इंसान का दिमाग उसे बचाने के लिए आखिरी दम तक संघर्ष करता है,
हाथ पैर मारना, छपछपाहट होना, पानी के बाहर आने की कोशिश करना, ये सब ऑटोमेटिक होता है, भले ही इंसान नशे में हो। तो अगर पानी में गिरने के बाद फेफड़ों में पानी गया तो उनका शरीर प्राकृतिक रूप से तड़पना चाहिए था। एकदम, बाथटब से पानी छलकने या संघर्ष की भारी आवाजें आनी चाहिए थी। कमरा इतना शांत कैसे हो सकता है? ये खामोशी तो इस बात की गवाही दे रही है कि जब वो पानी के संपर्क में आईं तो उनमें बचाव का कोई रिफ्लेक्स बचा ही नहीं था। और यही वजह है कि फॉरेंसिक विशेषज्ञ इस घटना पर सवाल उठाते हैं। लेकिन हमें इस पूरी चर्चा में एक निष्पक्ष संतुलन भी बनाए रखना है। बिल्कुल। क्या कोई ऐसी मेडिकल स्थिति हो सकती है जहां इंसान बिना संघर्ष के डूब जाए? मेडिकल साइंस कहता है कि अगर पानी में गिरने से ठीक पहले कोई बहुत तेज कार्डियक इवेंट यानी दिल का दौरा पड़ा हो जिसने दिमाग तक खून पहुंचना तुरंत बंद कर दिया हो, तो इंसान एक झटके में पूरी तरह से शिथिल यानी लिम्फ हो सकता है। हाँ, ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। मतलब अगर दिल का दौरा पहले पड़ा और वो उस अचेत अवस्था में बाथटब में गिरी जहां शरीर किसी भी रिफ्लेक्स के काबिल ही नहीं बचा था, तो ये खामोशी और बिना संघर्ष किए डूबना वैज्ञानिक रूप से संभव हो सकता है। ये थ्योरी उस एक्सीडेंटल दावे को एक आधार देती है। बिल्कुल, लेकिन जांच में दिक्कत तब आती है जब इस थ्योरी को साबित करने वाले सबूत भी स्पष्ट न हो और इसी बीच कुछ बहुत ही चौंकाने वाले आर्थिक पहलू सामने आ जाएं। जब भौतिक विज्ञान और मेडिकल थ्योरीज उलझ जाती हैं, तो जांचकर्ता अक्सर मकसद यानी मोटिव की तरफ मुड़ते हैं। और इस मामले में दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड एसीपी वेद भूषण ने एक ऐसा दावा किया जिसने पूरी थ्योरी का रुख मोड़ दिया। वो ओमान वाली इंश्योरेंस पॉलिसी का दावा। हाँ, एसीपी वेद भूषण के मुताबिक ओमान में श्रीदेवी के नाम पर 240 करोड़ रुपए की एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी। अब यहाँ मैं एक सवाल उठाना चाहूंगी। अगर हम इसे वस्तुनिष्ठ तरीके से देखें तो 240 करोड़ रुपए आम आदमी के लिए बहुत बड़ी रकम है। लेकिन बॉलीवुड के इतने बड़े पावर कपल के लिए जो करोड़ों का बिजनेस करते हैं, इतनी बड़ी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होना क्या कोई असामान्य बात है? ये तो एक सामान्य हाई नेट वर्थ फाइनेंशियल प्लानिंग भी हो सकती है। देखिए, दावा सिर्फ उस 240 करोड़ की रकम का नहीं था। संदेह पैदा करने वाली चीज थी उस पॉलिसी के साथ जुड़ी हुई वो अजीबोगरीब शर्त, यानी उसका राइडर। अच्छा। एसीपी वेद भूषण के दावे के अनुसार इस पॉलिसी का पैसा सिर्फ और सिर्फ तभी पे आउट किया जा सकता था जब मौत दुबई में हो, और वो भी पूरी तरह से एक्सीडेंटल हो। एक मिनट, एक इंटरनेशनल इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें एक विशिष्ट शहर दुबई और मौत का एक विशिष्ट कारण हादसा पहले से तय हो? जी हाँ। इस तरह के ज्योग्राफिकल क्लॉज तो किसी भी बीमा अनुबंध में बहुत ही दुर्लभ होते हैं। और यही वो रेड फ्लैग है जिसे जांचकर्ताओं ने हाईलाइट किया। इसके साथ ही 2026 के जो रिकॉर्ड्स इस चर्चा में वापस सामने आए हैं, वो उस समय की आर्थिक स्थिति का एक अलग ही चित्र पेश करते हैं। उन अफवाहों और दावों का जिक्र है कि बॉनी कपूर उस वक्त भारी कर्ज में डूबे हुए थे। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार फ्लॉप हो रही थीं। और उन पर फाइनेंसरों का भारी दबाव था। तो अगर हम इन कड़ियों को जोड़ें, एक तरफ भारी कर्ज की स्थिति, दूसरी तरफ एक विशाल इंश्योरेंस पॉलिसी जो केवल दुबई में हुए एक्सीडेंट पर पैसे देगी, और फिर अचानक दुबई के एक होटल में एक ऐसी एक्सीडेंटल ड्राउनिंग जो भौतिक विज्ञान के नियमों को चुनौती देती हो। इन चीजों का एक साथ होना स्वाभाविक रूप से प्लान मर्डर जैसी थ्योरीज को हवा देगा। लेकिन हमें ये भी साफ करना होगा कि कानूनी तौर पर क्या हुआ। ये सिर्फ पूर्व जांचकर्ताओं के दावे हैं। बिल्कुल, दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने इस केस को पूरी तरह से हैंडल किया था। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन का रुख इस केस में बहुत ही जटिल रहा। उन्होंने इस केस को तुरंत बंद नहीं किया। पूरे 72 घंटों तक केस खुला रहा, पूछताछ चली। और जो सबसे बड़ा कानूनी बदलाव हुआ वो था मौत के कारण का बदलना। शुरुआती घंटों में जो आधिकारिक बयान आया था उसमें मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया था, जो कि उस साइलेंट ड्राउनिंग वाले मेडिकल तर्क से मेल खाता था जिसकी हमने अभी चर्चा की। लेकिन जांच के बाद इसे आधिकारिक तौर पर बदलकर एक्सीडेंटल ड्राउनिंग कर दिया गया। मौत के कारण का ये बदलाव कई लोगों के लिए संदेह का विषय बन गया। कुछ लोगों ने इसे कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा माना जहां पोस्टमार्टम के बाद शुरुआती अनुमानों को सुधारा जाता है, जबकि अन्य इसे दबाव और जल्दबाजी में बंद किए गए केस के रूप में देखते हैं। हम यहाँ किसी भी थ्योरी को सही या गलत साबित नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये तथ्य है कि इस बदलाव ने उन इंश्योरेंस वाले दावों और फोरेंसिक सवालों को और भी ज्यादा प्रासंगिक बना दिया। तो इस पूरी तेज रफ्तार चर्चा को अगर हम एक जगह समेटें तो हमारे सामने सबूतों का एक ऐसा पहाड़ है जो आपस में ही टकरा रहा है। एक तरफ हमारे पास वो 12 इंच गहरे पानी का विज्ञान है जो बायंसी के नियम के विपरीत जाकर एक फेज डाउन अवस्था दिखाता है। खून में शराब का मिलना जो उनके करीबियों के बयानों को काटता है। और ओमान की वो 240 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी जिसकी शर्त ये थी कि मौत दुबई में हो और वो भी एक्सीडेंटल हो। और दूसरी तरफ ये संभावना कि शायद कोई बहुत ही तेज मेडिकल इमरजेंसी जैसे कार्डियक अरेस्ट उस खामोशी का कारण रही हो जिसे बाद में फोरेंसिक रिपोर्ट ने महज डूबने का नाम दे दिया। ये सभी तथ्य एक साथ मिलकर एक ऐसी पहेली बनाते हैं जो आज तक पूरी तरह से सुलझ नहीं पाई है। 5 दशकों तक रुपहले पर्दे पर राज करने वाली एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी कला से करोड़ों लोगों को मंत्रमुग्ध किया,
उनका अंत इस तरह के विरोधाभासों और फोरेंसिक सवालों के बीच हुआ। ये केस सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि जब विज्ञान, कानून और वित्तीय दांव आपस में उलझते हैं तो सच कितनी आसानी से परतों के नीचे छिप सकता है। वो खत्म करने से पहले यही वो शब्द है जिस पर विचार करना सबसे ज्यादा जरूरी है। हमने लैरिंगोस्पाज्म और सर्वाइवल रिफ्लेक्स की बात की। जब एक इंसान अपनी जान बचाने के लिए पानी से संघर्ष करता है तो वो पानी कभी खामोश नहीं रहता। क्या उस कमरे नंबर 2201 की वो चुप्पी ही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चीखता हुआ और अनसुना सबूत है? क्योंकि जब मौत प्राकृतिक नहीं होती, जब उसमें एक आखिरी संघर्ष होना चाहिए था, तो वो इतनी खामोश नहीं हो सकती। वो टू क्वाइट कमरा शायद उन सवालों का घर है जो कभी पूछे ही नहीं गए। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सच में एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था या फिर खामोशी के उस आवरण के नीचे दबी हुई कोई ऐसी कहानी जिसे कभी बाहर आने का रास्ता नहीं मिला? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी ना मिले। अगली बार जब हम इसी तरह के किसी बड़े रहस्य की गहराइयों में उतरेंगे तो शायद हम अमिताभ बच्चन से जुड़े उन अनकहे राजों की बात करें या फिर दिव्या भारती की मौत की उस अनसुलझी गुत्थी को डीकोड करें। तब तक के लिए सबूतों की जांच होती रहनी चाहिए और खामोशी के पीछे छिपे सच को तलाशने की कोशिश जारी रहनी चाहिए।